जो मुखिया थे सरकार के, गृह मंत्रालय उनके पास था, उनका एक अपना राजनीतिक स्वार्थ था। हम लोकतांत्रिक जहाँ जहाँ हमने सड़क का विकास करना हुआ हमारी सरकार ने किया, जहाँ जहाँ करना हुआ हमेशा रुकावट बनते रहे। हम उनसे अलग कोई वैचारिक सैद्धांतिक कारणों से नहीं हुए, व्यवहारिक कारणों से हुए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जो बिहार को जहाँ जाना चाहिए था नहीं जा रहा था, उनकी नाकामयाबी का कलंक भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। हमने उस नाकामयाबी के कलंक को उठाकर हिंद महासागर में फेंक दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में उन विचारधारा विकास की उन एजेंडा के साथ सरकार बनाएगी जिस एजेंडा के आधार पर हम विकास चाहते हैं। बिहार को हम देश में श्रम आपूर्ति करने वाला राज्य नहीं बनाना चाहते कि यहाँ के लोग श्रमिक बन के दूसरे राज्यों में जाएं। हम चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे खुले। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बिहार में फर्टिलाइजर रिफाइनरी को जो 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? जन औषधि केंद्र खोलें। शौचालय में जो कर्मचारी पैसा लेते हैं, यदि एक घटना सामने आती है तो केंद्र सरकार उसके लिए सख्त कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई, गलत तरीके से लोगों ने अनाज दिया, एक ही आदमी ने 5 बार अनाज दिया तो वहाँ केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। एक ही घर में एक ही किसान ने 4 नाम से लिया, केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। तो बिहार की सरकार के निकम्मापन के कारण ही हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ राम राज्य कोई सरकार ला सकती है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं दावा करता हूँ कि आम आदमी तक प्रधानमंत्री जी का वह प्रेम भी है और वो भय भी है। यदि कोई सांसद, विधायक और कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बख्शती है। 9 साल में एक भी स्कैम का केस किसी भी बड़े मंत्री पर, सरकार पर नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने वाजिब सवाल उठाया, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। और जहाँ मैं कल गया था वहाँ पानी का अभाव है। मिस्को में माँ सीता का ऐतिहासिक धरातल है, जहाँ पर भारत के नहीं, अयोध्या, कोरिया से लोग आएंगे। कोरिया के लोग अपने को भगवान राम का वंशज मानते हैं। उस स्थान का को तो काशी विश्वनाथ अयोध्या के समानांतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। अयोध्या तो जन्म स्थान है और यहाँ तो एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो जिससे जनमानस प्रत्येक दिन वो गुफा देखना चाहती है। मुझे आज, इसलिए कल मैंने संस्कृति मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए वो ट्वीट भी किया है, और मैं जाकर मैं चाहूँगा कि वो गुफा वो ASI अपने अंतर्गत ले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बने। और कल मैंने वहीं पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ में, जहाँ साल में सिर्फ 3 महीने ही पानी रहता था, 475 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी लेकर चले गए पाइप से। नीतीश जी 5 किलोमीटर पानी नहीं ले जा सकते हैं। जैसा मुझे कल जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई, वहाँ पत्थर है, यदि उस पत्थर की खुदाई करके व्यापार किया जाए, वो कोई पहाड़ नहीं कि पहाड़ तोड़ना है। कुछ पर्यावरण की चीज़ ऐसे होते हैं जिसको हटाने से पर्यावरण समाप्त होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पर्यावरण बढ़ता है। पत्थर हटा दे तो पत्थर का व्यापार होगा, सड़कों में काम आएगा, वहाँ वृक्ष लग पाएंगे और पानी निकल पाएगा। ना वो काम करती है, ना ये काम करती है, ना करने देंगे ना करेंगे। ये नीतीश जी की नीति है, और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। तो आप जो सवाल उठाए सभी वाजिब, आकांक्षी जिले की जो स्थिति होनी चाहिए, नवादा उसमें 0 स्तर पर। जो धन का बैंक है उसमें टेलीफोन से लोगों को करोड़ों का लोन मिलता था, और गरीब आदमी को 1000 रुपये लेने के लिए 4 बार 70 डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। VIP कल्चर आपने देखा होगा, 2014 से पहले आप देखते थे लाल बत्ती की गाड़ी लिए हुए छोटे छोटे नेता चलते थे सायरन बजाते हुए। उस VIP कल्चर को उन्होंने आदेश समाप्त किया। 1700 ऐसे कानूनों को समाप्त किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कानून 19वीं शताब्दी यानी 1820, 30, 40, 50, 60 में, ये औपनिवेशिक कानून अभी तक चल रहे हैं। और दूसरी बात,
जिस संसद भवन का निर्माण किया, वह संसद भवन एक संप्रभुता का एक स्थान है। उसी संसद भवन में बैठकर भगत सिंह जी की फांसी को अनुमोदन हुआ। उसी संसद भवन में बैठकर 12 साल के मल्लाह के उस बच्चे को, जो उड़ीसा का था, बाजी राउत, जिसने ब्रिटिश सेना को नदी पार करने से रोका, उसकी शहादत हुई। वही 12 साल की तिलस्वी बरुआ, जो असम में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण भारत माता की जय करने की शहादत हुई। इन सब का अनुमोदन शांति घोष, जिसने बंगाल में एक आताताई कलेक्टर को गोली मारी, उसको फांसी की सजा नहीं देकर, चूंकि कम उम्र की थी, आजीवन कारावास मिला। इन सब का अनुमोदन करने वाली जगह भारत की संसद थी। देश के आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, जिस संसद का हमने निर्माण किया वो संसद स्वदेशी संरचना है, स्वदेशी मन है और अमृत काल का एक नई शुरुआत है। तो उस संसद भवन में बैठकर इन आतंकियों ने देश को लूटा, देश में के लोगों को मारा, देश के धन को विदेश ले जाएंगे। कर्जन का जगह है, वो मेयों का जगह था। तो हमने दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत संरचना से, भारत विचार से, भारत आर्थिक उन्नति से, भारत अपनी विदेश नीति से किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इसलिए देश में नहीं, देश के बाहर। विपक्ष से मैं अनुरोध करता हूँ कि स्टार्टअप मेक इन इंडिया, जब एक स्टार्टअप खुलता है, हम सब जानते हैं, तो उससे कम से कम औसतन 6 से 8 लोग जुड़ते हैं। एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो अकेला जुड़ता है, एक स्टार्टअप खुलता तो 6 से 8 जुड़ता है। पहली बार देश में व्यवसाय के वातावरण को उन्होंने निर्माण किया। पढ़ लिख जितनी भी सरकार नौकरी दे दे, कोई भी सरकार दुनिया की जितनी भी नौकरी दे दे, लोग बेरोजगार रहते थे। लोगों में आत्मविश्वास जगाना, बिजनेस को एडीज करना, आसान करना, लोन आसान करना, इसी कारण से रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ है। ब्रेन ड्रेन का तात्पर्य है भारत की प्रतिभाएं यहाँ पढ़ लिख कर IIT IIM से पढ़कर, समाज अध्ययन का पढ़कर विदेश जाती है। ये औपनिवेशिक काल से चल रहा था, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब आपको अनुभव होगा, मैं नहीं कहता 100% होगा, लेकिन प्रवृत्ति उल्टी हो गई है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। जो लोग हमारे विदेश में, आप भी जानने वाले भी हो सकते हैं, वे या तो आ गए हैं या आने का वातावरण टटोल रहे हैं। यह एक जो सकारात्मक वातावरण बना है, विपक्ष नहीं देख पा रहा। विपक्ष ने पिछले 9 साल में 9 पृष्ठों का भी तथ्यात्मक कोई दस्तावेज समाज के सामने नहीं रखा। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि सिर्फ 9 बिंदु समाज के सामने रखे, इन बिंदुओं पर उनका मतभेद है। 70 साल का शासन देखा, एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, हम शौचालय के बारे में सोच नहीं पाए। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जाति या परिवार, नहीं तो दोनों, नीम के ऊपर करेला वाली पार्टियां हैं। यदि वे जाति का भी उद्धार कर दें तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा। किसी विपक्ष की, मैं बिना नाम लिए, आप सब समझते हैं, 3 पद आते हैं तो 2 भाई 1 बहन, 2 राज्यसभा के सदस्य होते थे, माँ और बेटी। ये क्या है? लोकतंत्र है या ये वंशतंत्र है? पार्टी का संचालन कौन करता है? पार्टी के संचालन करने में एक छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। पार्टी का संचालन करने में गुजरात के अमित शाह जी अध्यक्ष बनते हैं। पार्टी का संचालन करने में कुशवाहा ठाकरे अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। कोई बाप बेटा, बाप बेटी, भाई बहन नहीं हुआ है। ये 25 में कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई हिमाचल का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, कोई बंगाल का है। यह जो खुशबू है लोकतंत्र की, विपक्ष कम से कम इस खुशबू से कुछ सीखने का काम करे। मैं आरजेडी से अपील करता हूँ, जेडीयू से अपील करता हूँ कि व्यक्तिवाद और वंशवाद से हटकर जो महिला का चल रहा है, रंजीत 9 साल बेमिसाल, रंजीत जो माननीय यशस्वी मोदी जी का जो
साल का कार्यकाल हुआ। इसी के आलोक में महाजनसंपर्क कार्यक्रम के तहत माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी नवादा लोकसभा के भ्रमण पर आए हुए हैं। कल भी कई जगह रजौली और गोविंदपुर विधानसभा में कार्यक्रम हुआ। आज अभी भगवानपुर में नवादा विधानसभा का मोर्चा का और लाभार्थी का सम्मेलन हुआ है। तो इसी निमित्त आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आप लोग के बीच में। तो ये अपनी बात को रखेंगे, इसके बाद आप लोग हैं प्रेस तो सर से मैं आग्रह करूँगा कि 9 साल बेमिसाल के आलोक में आप अपनी बातों को रखें। सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद और आप इस प्रतिकूल मौसम में आए और प्रतीक्षा की, इसलिए मैं अपनी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, एक बात जो मैं नवादा आकर महसूस किया, जैसे मैं भगवानपुर गया था, उस भगवानपुर के लाभार्थियों के सम्मेलन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई न कोई केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला हो। चाहे शौचालय हो, आवास योजना के अंतर्गत आवास हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न की आपूर्ति हो। तो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में इस देश में जो एक परंपरा, मोटा अनाज जिसको प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है, जो कभी गरीब गुरुओं का भोजन समझा जाता था, लेकिन उस अनाज से स्वास्थ्य सबसे अधिक संवर्धित होता है। उस श्री अन्न का इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर प्रस्ताव पारित करना भारत की, दुनिया की राजनीति में, दुनिया के दृष्टिकोणों में बढ़ती हुई भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, जो आधुनिक भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी की ये उपलब्धियाँ, उनका पसीना बहाना, उनका पराक्रम और जनता से जुड़ना, श्रमिक जो मंदिर का निर्माण किए काशी में, श्रमिक जो संसद बनाए, उनको पहली पंक्ति में रिपब्लिक डे में बैठाना, उनके पाँव को धोना, उनके साथ भोजन करना, यह सांकेतिक नहीं है, यह एक संदेश है कि डिग्निटी ऑफ लेबर को हम नहीं मानते, हम डिग्निटी ऑफ लेबर को मानते, हर व्यक्ति का श्रम किया हुआ महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की तुलना यदि मैं कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का शासन था, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य से ही हो सकती है। विपक्ष चाहती है कि किसानों को दूध का दाम नहीं मिले, सिर्फ शहरी लोगों के हित का साधन करेगी। 75% लोग जो गांव में खेत में काम करके खेत से अनाज उपजाते हैं, उनके अनाज को औने पौने भाव खरीद कर 10% लोगों के धन को बचाने के लिए, तो महंगाई आप देखिए, मुद्रास्फीति को भारत सरकार ने न्यूनतम स्तर पर लाने का काम किया। विपक्ष गोयबल्स के सिद्धांत पर चल रहा है। जर्मनी में हिटलर का एक मंत्री था, प्रचार मंत्री गोयबल्स, उसका एक सिद्धांत था, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। 9 साल से विपक्ष अखबार में जो छप रहा है 3 वर्षों का, जो हमारा हर 3 महीने तिमाही का मुद्रास्फीति का, विदेशों से जो हमारा डॉलर और बॉन्ड्स हम कमाते हैं, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, जो हमारा निर्यात बढ़ रहा है,